You please speak loudly, clearly, so that I am able to listen. My business plan is a food truck. I named it Khana Khazana. My idea behind truck Khana Khazana is how to serve full-length menu as in restaurant or in hotels. To offer several high-quality items that people crave. I started my business as it required minimum to establish. I am sorry, your voice is not coming clearly. आपकी आवाज साफ नहीं आ रही. I am not able to get your voice. Can you type on text so that I can read out? I am not able to get your voice. Sir, sorry. So now is it audible? हाँ, अभी तो सुनाई दे रहा है. Sir, my business plan is a food truck. I named it Khana Khazana. My idea behind food truck Khana Khazana is not to serve a full-length menu as in a restaurant or in hotels, but to offer several high-quality items that people crave. Sir, for this, a survey has been conducted in order to know the market and customer analysis. After the survey was successfully completed, I thought to establish my business at Vaishali Nagar Chowpatty, Ajmer, it is the most crowded place. Also, my thought was that I will experience a healthy competition with other parties, as there is no food truck within the radius of 5 to 8 kilometers from the Chowpatty. So it will be beneficial for me to implement the open truck food facility in that area with high quality foods, as it will attract huge amount of customers. Sir, I researched on the subject matter related to land also, as there are various small lands near Chowpatty which are owned by which are not owned by anyone. So there is no barrier to take permission from anyone to set up food truck. Also, it is mostly seen that there is a lack of land resources due to the population growth. So the idea of food truck will overcome that problem, as it requires less part of the land. दो बातें हैं आनंद. Those children want to whenever eat you delicious prepare, items. Yes. yes. Whenever you prepare this plan, खाना खजाना. हाँ, खाना खजाना नाम तो अच्छा है. How will you make it available all over country? पूरे देश में कैसे फैलाएंगे इसको? फ्रेंचाइजी के द्वारा कैसे फैलाएंगे? मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में आपकी ब्रांडिंग कैसे करेंगे? फ्रेंचाइजीज कैसे बांटेंगे ताकि हर शहर में आपका प्रोडक्ट आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो पॉपुलर हो सके? और दूसरी बात मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि हाउ विल यू एंश्योर दैट फूड इज नॉट वेस्टेड, एनवायरनमेंट इज सेफगार्डेड, क्योंकि जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनसे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है. तो पर्यावरण के लिए आप क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू टू सेफगार्ड द एनवायरनमेंट? व्हाट यू विल डू दैट नो फूड इज वेस्टेड? क्योंकि हम देखते हैं आजकल रेस्टोरेंट वगैरह में फूड बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है. सर, हम प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे सर. उसके लिए हम जो स्टील थाली होती है ना. बहुत अच्छी बात. वेरी गुड. व्हाट एल्स? सर, स्टील थाली से ये और वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट भी सर हम पूरा एम्प्लॉयमेंट देंगे. और हम उन एम्प्लॉयमेंट ऐसा आएगा क्योंकि जो जिनके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री नहीं है, हम उनको काम पे लेंगे जिससे उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़े. मैं आपको इसमें ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देर आर अ ह्यूज नंबर ऑफ इंडियन डिशेज which are extremely good for health, extremely tasty, very useful, लेकिन वो अब एक्सटिंक्ट हो रही हैं. क्यों? क्योंकि होटल्स मोस्टली कॉन्टिनेंटल फूड को प्रमोट करते हैं. होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में जनरली कॉन्टिनेंटल फूड की ही ट्रेनिंग होती है. इंडियन फूड्स, इंडियन डिशेस, इंडियन जो रेसिपीज़ है उनके बारे में ट्रेनिंग बहुत कम होती है होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में. भारत में इतनी तरह की डिशेज़ हैं, इतनी तरह की डिशेज़ हैं, आप तो बहुत लिमिटेड वैरायटी रखेंगे. तो हमारा ख्वाब था कि भारत की जो इतनी ज़्यादा वैरायटी हैं डिशेस वो ख़त्म ना हो.
उसके लिए क्या करेंगे आप, कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई आइडिया हो तो बताइएगा, आज या कल कभी भी, बिकॉज ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको ये जान करके ताज्जुब होगा कि भारत में, भारत नहीं, एक छोटा स्टेट ले लो, लेट्स से राजस्थान। राजस्थान में कम से कम 2000 डिशेज हैं, रेसिपीज हैं, जो अब एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं, जो आप कोई बनाना नहीं जानता, कोई नहीं बना सकता उनको आप। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा पूरी दुनिया के लिए। और ऐसी ऐसी चीजें हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत शानदार हैं, एनवायरनमेंट के लिए बहुत बढ़िया हैं। अब एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, इट्स जस्ट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस मैटर। वेस्टर्न राजस्थान में, पूरा जो वेस्टर्न राजस्थान है, बाड़मेर, जैसलमेर, जो पूरा डेजर्ट एरिया है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ पर सैकड़ों साल से एक कस्टम चलता आता है। लोग सब्जियों को सूखा करके उनसे फोफलिया बना लेते हैं, और वो फोफलिया अगले 2 साल 3 साल तक काम में लेते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट एरिया है, ज़्यादा एग्रीकल्चर होते ही नहीं है, वेजिटेबल ज़्यादा होती नहीं थी पहले, अब तो होने लग गई, पहले नहीं होती थी। तो साल भर वेजिटेबल्स कैसे खाएं? तो इसके लिए एक बार सब्जियों को प्रॉपरली काट करके सुखा देते थे, यहाँ की लोकल सब्जियों को ही, और उनके फोफलिया बना लेते, और वो 2 साल 3 साल तक काम में लेते रहते थे। ये आजकल के टाइम में इसके डेसिकेटेड ब्रांड्स कई कंट्रीज में आपको मिल जाएंगे। ये सिस्टम यहाँ पर सैकड़ों सालों से चल रहा था, और इसमें इतनी तरह की वैरायटीज, इतनी तरह की सब्जियां ये बनाया करते थे, लेकिन वो स्किल्स, वो एक्सपर्टीज और वो सब्जियां, वो सब अब धीरे धीरे खत्म हो गई हैं। अब इनको प्रोटेक्ट करके, प्रिजर्व करके, इनके बारे में कोई होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग नहीं देती, क्योंकि होटल मैनेजमेंट करिकुलम अपना यूनाइटेड स्टेट्स से, इंग्लैंड से कॉपी करते हैं, विदेशों से कॉपी करते हैं। अफसोस ये है कि वो भारत में क्या बन रहा है उसको देखते ही नहीं है। भारत की डिशेस के बारे में वो कोई सर्वे नहीं करते, वो वहां से सिलेबस उठाते हैं, इंग्लैंड से, अमेरिका से, उसको इंडिया में लागू करते हैं। होना ये चाहिए कि उनको इंडिया की जो डिशेस हैं उनके बारे में रिसर्च करनी चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी वही है। आज़ाद तो हम हो गए, लेकिन मेंटेलिटी गुलामों वाली चल रही है। हम हर चीज़ वही अच्छी मानते हैं जो इंग्लैंड में चल रही है, अमेरिका में चल रही है, और उसकी हम फोटोकॉपी अडॉप्ट करते हैं। तो आप अपने रेस्टोरेंट में कृपया करके इस तरह का कुछ प्लान बनाएं, जिससे भारत की डिशेस के बारे में एटलीस्ट अवेयरनेस बने लोगों की। दे शुड क्रिएट अ रिस्पेक्ट। तो इसके लिए आप प्लान करिए, ये मेरा आपको रिक्वेस्ट है। ये सर हमारे रेस्टोरेंट, ये हाँ। सर हमारे रेस्टोरेंट में इंडियन फूड बनेंगे, और जैसा आपने कहा कि काफी वेस्टेज हो रहे हैं, तो सर हम ऐसा करेंगे इसमें, जैसे कुछ भी चीज बच गया हो, जैसे कुछ भी बेसन का या कुछ, तो हम बेसन की रोटी बची हुई जो बचा हुआ है उसी की कुछ ना कुछ इंडियन फूड्स बनाएंगे, जैसे बेसन की रोटी या ऐसे, तो फूड वेस्टेज नहीं होगा सर इससे। तो मेरी रिक्वेस्ट आप ध्यान रखिएगा, हम चाहते हैं आप जैसे युवा लोग आगे आएं, विदेशों की नकल करनी छोड़ें। भारत की इतनी समृद्ध संस्कृति है भोजन व्यवस्था के अंदर, पूरी दुनिया में सबसे शानदार व्यवस्था भारत की है, इतनी समृद्ध संस्कृति है जिसको भारत के होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स ने इग्नोर किया है, भारत के कुकिंग क्लासेस ने इग्नोर किया है। भारत के गाँव के अंदर अभी भी वो थोड़ी बहुत बची हुई है, लेकिन अब वो जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, भूल जाएंगे लोग। नई पीढ़ी भारत की पुरानी परंपरागत समृद्ध कुकिंग व्यवस्था को भूल जाएगी। उसको रिवाइव करने के लिए, उसको प्रिजर्व करके प्रमोट करने के लिए कुछ योजना बनाइए। विल नाउ मूव ऑन टू जय। जय, क्या आप अपना बिजनेस प्लान सुनाएंगे हमको? Yes, sir. Good afternoon, everyone. आप अपनी बात सुनाइए, मैं सुन रहा हूँ। So my first goal, which I try to cover, is the gender equality. I recently read a McKinsey report which shows that there is a less participation of women around the globe in corporate sector. So I thought of why not develop an online employment-oriented search engine which is specifically towards women. So if any company wants to hire specific women for a specific role, they can post their job postings on this platform as compared to the common platform, which is Indeed and LinkedIn, where
which will help companies to escape the crowdy route of putting the job postings on a common platform. They can easily filter out the women's suitable women or the females for their respected post. So this will help females also to be aware of what job posting they are having. Sometimes what happens is, even if a job posting is for a particular gender, if the another gender provides a much better skills in the CV, they tend to get that job. So I thought, why not develop a specific search employment search oriented engine which is specifically for women only. Money model would be a pay-per-click model in the web advertising, which most of the online advertisings are using. And once the money starts to pour in with the advertising, what we can do, we can invest that money in girls' government school and try to encourage them to learn technical education, which would be a need in the coming future also. So this will help them to secure good technical jobs in the coming future. And another thing, another goal which I tried to cover is the affordable and clean energy. So Government of India in December 2014 decided to make solar parks, and recently in 2019 Modi has increased that their global goal of sustainable renewable energy to 475. So we can set up a solar park which will be with the help of investment from government also. And once the money again starts to pour in, though this is a pretty huge investment sort of a model, and it will take 6 to 10 years to actually get into benefits, into profit margin. Then once the profit, we start to make profit, we will do we will try to implant the solar panels at each rural house, so that the burden of energy would get reduced on that solar park, and so that the energy would distribute more and more to the other households which were not able to have that solar panel. So these were the two plans which I thought of. Jay, there are a few suggestions I want to give. कुछ suggestions देना चाहता हूँ मैं. पहली बात तो ये कि women empowerment के लिए एक बार आपको कभी मौका मिले तो you should visit Barefoot College. Barefoot College is located on Jaipur Ajmer Road. It is worth visiting there. You will come to know how to undertake activities for women empowerment. वो वहाँ पर women की ही training देते हैं solar energy के अंदर, technical skills के अंदर. तो एक बार आप visit करके आइए, उनका business model देखिए. It will help you tremendously in improving your business model. दूसरा suggestion मैं ये देना चाहता हूँ आपको. पांचा गांव है एक, उस गांव में सारे लोगों ने सोलर कुकिंग अडॉप्ट कर लिया है. पूरे गांव ने, सब ने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि हम सोलर कुकिंग अडॉप्ट करेंगे. पूरा गांव आज सोलर कुकिंग अडॉप्ट करके पूरे देश में एक कमाल कर रहा है. ऐसे अनेक गांव आगे आ रहे हैं जो इस तरह का सिस्टम, इस तरह की चीजों को अडॉप्ट करना चाहते हैं. तो अगर आप किसी एक्टिव ग्राम पंचायत से बात करके इस तरह का इनिशिएटिव लेते हैं कि पूरा गांव सोलर एनर्जी अडॉप्ट करेगा, पूरा गांव सोलर कुकिंग अडॉप्ट करेगा, या पूरा गांव सोलर बेस्ड टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगा, तो हर गांव का व्यक्ति तैयार हो जाएगा. और ये प्रपोजल आप ऊपर भेजेंगे तो हो सकता है गवर्नमेंट से भी कुछ सपोर्ट मिल जाए, और पूरे देश में नाम भी होगा कि एक गांव ऐसा आया है जिसके हर व्यक्ति ने हर घर पर सोलर पैनल, सोलर लाइटिंग, सोलर कुकिंग अडॉप्ट कर लिया है. और इसमें गांव के लोग मिलकर के कंट्रीब्यूट करेंगे, उनको बेनिफिट भी मिलेगा, उनका नाम भी होगा, सरकार का भी नाम होगा. So this kind of initiative you can do and replicate one after another. बहुत कम समय में इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं आप. काम वो करिए जिसको बहुत कम समय में आप एग्जीक्यूट कर सकें. लोगों को पार्टिसिपेटिव बजाय आप कुछ काम करें, लोगों को काम करने दीजिए, उनको भी अचीवमेंट का मौका मिलना चाहिए. आप तो एक कैटलिस्ट बनिए, आप सारे काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने इस तरह का मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया, अपनी एजुकेशन के द्वारा आपने लोगों की हेल्प करने की एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, पूरे गांव के लोगों की आप मदद करेंगे, साथ में ही आपके इनिशिएटिव से
कितने लोगों का भला होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपने 2-3 गांव के अंदर इस तरह का मॉडल इंप्लीमेंट कर दिया तो पूरे देश से लोग आपको कांटेक्ट करने लग जाएंगे। हर गांव वाला आपके पास आएगा, हर सरपंच आपसे कांटेक्ट करेगा कि मेरे गांव में भी चालू करवा दो। ऐसा करके पूरे देश के अंदर आप पॉपुलर हो जाएंगे, आपकी इनकम भी होगी और देश का कितना डेवलपमेंट होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो लोगों की भलाई भी होगी और आपका डेवलपमेंट भी होगा। इस तरह का बिजनेस आप सोचिए, ये देश की सेवा भी है, इसमें बिजनेस भी है, कुछ नया काम भी हो गया, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी हो गई। एक गांव में मान लीजिए 400 घर हैं, 500 घर हैं। अब 500 घर कलेक्टिवली डिसाइड करके एक चीज इंप्लीमेंट कर लेते हैं, सोलर लाइटिंग, सोलर कुकिंग। अगले दिन से मीडिया में पब्लिसिटी मिलेगी, अखबारों में आएगा कि ये एक ऐसा गांव बन गया है जो 100% सोलर बेस्ड है। आपकी पब्लिसिटी होगी और जल्दी ही उस मॉडल को आप दूसरे गांव के अंदर इजीली इंप्लीमेंट करने लग जाएंगे। हो सकता है कई स्टेट गवर्नमेंट्स आपको इनवाइट करें कि आप हमें सजेस्ट करिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो एफर्ट है आपने कैसे किया। इसको हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट बोलते हैं, इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। इंक्लूसिव मतलब आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो, लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो। हर व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने खुद के विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने देश के डेवलपमेंट के लिए मिल करके काम करने के लिए आगे आ रहा है। तो हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर रहा है। फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है, और थोड़ी बहुत डेफिसिट आती है तो वहां पर गवर्नमेंट आपको मदद कर सकती है। आप अकेले लेवल पर आप बहुत बड़ा सोलर प्लांट नहीं लगा सकते, लेकिन मान लीजिए आपने लीडरशिप क्वालिटी के द्वारा लोगों को मोटिवेट करके, लोगों को इंस्पायर करके, या जो इसमें इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको जोड़ करके एक शहर के लोगों को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लिया, हर घर पे सोलर लाइट लगा दी, तो आप सोचिए आप दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा देंगे बिना पैसा इन्वेस्ट किए, क्योंकि हर घर पर सोलर लाइट होगी, है ना, हर घर को फायदा मिलेगा। तो ये बेटर रहेगा। इसमें आपकी लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, मोटिवेशन स्किल्स, आपकी लोगों को एक बहुत बड़े मकसद के साथ जुड़ने की सोच है, वो आपको लोगों को बांटनी पड़ेगी। और आपने ऐसे शहर लिए जहां पे लोग पहले से ही बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत समझदार हैं, तो आपका काम आसान हो जाएगा। आप गांधीनगर में जाइए, वहां पे करीब करीब हर घर पर आपको सोलर लाइट मिल जाएगी, तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। तो यू हैव टू टेक प्रॉपर मार्केट एंड गो, राइट? थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट इज Kunu. Would you like to participate? You are not able to reply. Raghav, आप? Hello, sir. Sir, can you hear me? हाँ, अब आप बताइए, आप अपना बिजनेस प्लान सुनाइए। Yes, sir. Sir, okay. Good afternoon, sir. Sir, we all know that clothing industry is one of the largest industries in the market, right? And it wastes a lot of water in manufacturing old wooden clothes. Sir, so after this, I want to ask you a question. Which clothes made you feel warmer? The old knitted hand ones that you got from your mother or grandmother, or the ones from the factory or big brands? So the thing with the big brands is they take all the profits and keep the profits in their country. Okay, sir. Sir, so my idea is, why don't we, sir, we also know that, sir, in old age homes, the elderly citizens that are staying there are bored and they want to do something, but they can't because of their age factor. And we also know that they feel lonely and they feel this. आपकी आवाज रुक रुक करके आ रही है। Hello, sir, can you hear me? हाँ, आपकी आवाज रुक रुक करके आ रही है, थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम लग रही है, थोड़ा तेज बोलिए, कंटिन्यूअस बोलिए। सर, अभी आ रही है आपको आवाज? हाँ, आ रही है। सर, आज मुझे लास्ट टाइम क्या सुना था आपने मेरी बात, प्लीज आप बताएंगे? ओल्ड एज लोगों को आप ये कोई काम देना चाह रहे थे।
जी सर, ओल्ड एज हाँ होम जी पे? सर, हाँ जी सर। ओल्ड एज होम्स में जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील करते हैं पूरे वर्ल्ड से। वो कुछ हाँ करना हाँ तो चाहते हैं, पर वो बहुत हाँ हेल्पलेस फील करते हैं कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, इतना एज हो गई हाँ है, अब मैं कोई देखने वाला नहीं है। तो माय प्लान इज टू कलेक्ट वॉलंटियर जो ओल्ड एज होम्स में जाएं, उनकी हेल्प करें, और उनके हेल्प हाँ करने के साथ साथ हमारी भी हेल्प हो। वो कैसे? क्योंकि जो हमारे वॉलंटियर्स होंगे वो उन सबको निटिंग सिखाएंगे। और सर ऑफ कोर्स की बात है, जो निटिंग है वो ऑफ कोर्स की बात है उनका टाइम पास भी करेगी और हमारे लिए क्लोथ भी मैन्युफैक्चर करेगी। So my idea is to make old knitted clothes with the help of these citizens, providing them jobs। और जितने भी जैसे, और उनकी इसमें क्या प्रॉफिट है, दे आर नॉट जस्ट माई एम्प्लॉइज। जो उनका जो ब्रांड का वैल्यू है वो उनके वैल्यू से जुड़ेगा। मतलब जितनी जो मैंने सोचा था उसमें, जैसे मान लीजिए जो हम प्रोडक्ट में टैक्स लगा के बेचते हैं उनमें उनकी एक स्टोरी होगी कि इतना पैसा उनके पास जाएगा। जैसे मान लीजिए 10%, 20%, क्योंकि शुरुआत में जो मेन प्रॉफिट होगा वो उस एनजीओ को जाएगा जिस एनजीओ पे हम लोग जाके ये काम करवाएंगे। और उन स्पेशली उन लोगों को भी मिलेगा वो मार्जिन जो कि हमारे लिए हेल्प करेंगे। ये स्किल ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ सकता है। जैसे मान लीजिए हमको इतने सारे पता है कि इंडिया में बहुत लोग होमलेस हैं, और बहुत लोग जो होते हैं वो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हम लोग उनको भी इस चीज में घर दे सकते हैं और एनजीओ से अब बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोग एनजीओ को ऐसे प्रॉफिट दे रहे हैं। तो ये चीज सोसाइटी की बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है मेरे हिसाब से। और हमारा बिजनेस मॉडल ये रहेगा कि हम लोग, और इस चीज से कंज्यूमर्स को भी ये चीज हम लोग एडवर्टाइज अपने आप ही हो जाएगी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड का चीज ना खरीद के एक फीलिंग के साथ जोड़ रहे हैं। फीलिंग ऑफ देयर ग्रैंडमदर्स जो उनको ओल्ड एज स्वेटर्स ने दी थी, वही फीलिंग उनको वापस से मिल सकती है। तो एक इमोशनली कनेक्ट होंगे वो लोग हमारे ब्रांड से, तो वो और सेल बढ़ेगी इससे। Yes, so that's it. हाँ, थैंक यू थैंक यू। ओल्ड एज लोगों से आप काम लेना चाहते हैं, ये बात थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आपका इंटेंशन बड़ा अच्छा है कि यू वांट टू कीप देम बिजी। मैं इसमें आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक दो बार ओल्ड एज जाकर के आइए और वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करिए और उनको सुनिए और उसके बाद अपना बिजनेस प्लान बनाइए। सर मेरे मैंने इसमें ये एक, चीज, हाँ सॉरी सर, मैंने एक अपने एक वॉलंटियर वर्क में ऐसे ही गया था एक बार। तो दे वर हाँ सेइंग हाँ कि दे नीड्स, मतलब वो लोग बैठे हुए हैं ये सही है, पर जब उनके पास कुछ करने को नहीं होगा तो कुछ भी करना चाहते हैं। उनसे कोई बात नहीं करता, उनका कोई रिलेटिव उनसे मिलता नहीं है। तो वो पूरे हाँ। दिन में आपस में कितनी बात कर सकते हैं? मतलब ऑफ कोर्स ये बातें करना अच्छा है, और उनसे मैं लेबर नहीं करवा रहा हूँ, मैं उनको बस एक इसमें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। एक और आप आइडिया पे कंसिडर करिएगा, सोचिएगा। देखिए, हमारी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री होती है लिविंग हिस्ट्री। लिविंग हिस्ट्री, जो ओल्ड एज में जो लोग हैं उनके माइंड के अंदर पूरी लिविंग हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है, दिमाग में है, लेकिन उनके इस दुनिया से जाने के बाद वो हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। अब मान लीजिए आप जयपुर के ओल्ड एज होम में गए, वहां पे आपको 75 साल के या 80 साल के कोई व्यक्ति मिल गए। हाँ जी सर, वो ज्यादा काम नहीं कर सकते, वृद्ध हैं, लेकिन ऑफ कोर्स। उनको जयपुर की पुरानी हिस्ट्री बहुत अच्छे से याद आ रही है, मतलब पिछले 40 साल की, 50 साल की। तो आप अलग अलग शहरों में ये प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, अलग अलग शहरों के ओल्ड एज होम में गए और उनसे लिविंग हिस्ट्री कि आप बताइए 1950 में जयपुर कैसा था, जयपुर की अलग अलग गलियों के बारे में बताइए, जयपुर की अलग अलग परंपराओं के बारे में बताइए, जयपुर की अलग अलग सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बारे में जो उस टाइम चलती थी, 1950 में, 1960 में, 1970 में चलती थी, उनके बारे में बताइए। तो वो बताएंगे, वो उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसका एक आप एक YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं, लिविंग हिस्ट्री ऑफ आवर टाइम्स। और ये चीजें कहीं हिस्ट्री बुक में नहीं मिलेगी,
ये चीजें कहीं अखबारों में नहीं मिलेगी, कहीं किताबों में नहीं मिलेगी, और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि ये बातें 50 साल बाद किसी को पता नहीं होगी। 1950 में, 1960 में, 1970 के दशक के अंदर, 1980 के दशक में क्या हुआ, क्या विशेष बातें थी, कोई व्यक्ति बोलेगा साहब हम जयपुर में उस टाइम ये फेस्टिवल आयोजित किया करते थे, अब वो फेस्टिवल बंद हो गया, तो पहली बार पता लगेगा कि ऐसा कुछ हुआ करता था। कोई वृद्ध व्यक्ति बताएगा कि साहब उस टाइम हमारे ये कल्चर हुआ करता था, हम वो खाना बनाया करते थे, वो आइटम बनाया करते थे, उस गली में ये काम हुआ करता था, उस गली में वहां पर ये सामान मिला करता था, वहां पर एक गोल्ड स्मिथ था, उसके पास में ये चीज मिला करती थी जो हम लेके आया करते थे, वगैरह वगैरह। तो ये लिविंग हिस्ट्री बन जाएगी। तो आपका ये जो चैनल है ये एक तरह का लिविंग हिस्ट्री चैनल बन जाएगा, यूट्यूब चैनल। ये काफी पॉपुलर भी हो जाएगा और ये बहुत शानदार काम होगा। आप शहरों के डेवलपमेंट को देखते हैं ना, शहर हाँ जी सर। हर 10-15 सालों में इतना बदल जाता है पूरी तरह से, आपको खाली बिल्डिंग में बदलाव नजर आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जो कल्चर है, जो फिलॉसफी है लोगों की, जो बिलीफ सिस्टम है, जो सोच है, उसमें जो बदलाव आता है ना, वो बहुत बड़ी चीज है, वो नजर नहीं आता। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। अगर आप राजस्थान के किसी गांव में जाते हैं आज, हाँ जी। वहां के, आज किसी भी गांव में आप जाएंगे, आज की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको किसी भी गांव में आप जाएंगे, आप अननोन व्यक्ति हैं, कोई आपको वहां जानता नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग आपसे बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और आपसे बड़े दोस्ती से पेश आएंगे। हो सकता है उनके घर पे छाछ हो, लस्सी हो, या कुछ ना कुछ जो कुछ होगा वो आपको ऑफर करेंगे और आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका कहीं एड्रेस है जहां आपको जाना है, उनके कन्वीनियंट होगा तो आपको पहुंचा भी देंगे। ये बात आज से 50 साल बाद लोगों को असंभव लगेगी कि ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि दिल्ली बंबई में ऐसा असंभव है, हाँ जी। महानगर में ऐसा नहीं होता। यही कल्चर धीरे धीरे ट्रांसमिट होके गांव में पहुंच जाएगा। आज से 50 साल बाद किसी को ये बताएंगे कि ऐसे भी गांव होते थे जहां पर आप चले जाओ, अननोन हो फिर भी लोग बड़े प्रेम से बात करेंगे, बड़े प्रेम से आपकी मदद करेंगे। तो ये लिविंग हिस्ट्री है आज की, हम इस हिस्ट्री को देख रहे हैं, हम फॉर्च्यूनेट हैं, लेकिन अगली पीढ़ी ये नहीं देख पाएगी, उनके लिए बात सोच से परे की बात होगी। मेरी जो पिछली पीढ़ी थी, मेरी पिछली से पिछली पीढ़ी थी, वो लोग पैदल ही लंबी यात्राएं किया करते थे। मैंने नहीं की, लेकिन उन्होंने लंबी यात्राएं की थी पैदल। मेरे पिताजी ने ऊंट गाड़े से बीकानेर से जयपुर तक की यात्राएं की है, मैंने नहीं की। लेकिन वो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो अगर हम सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो चीजें अब हम सोच भी नहीं सकते। तो जो चीजें हमारे लिए सोचना ही अब इम्पॉसिबल है, वो कहीं ना कहीं आज भी बरकरार है लिविंग हिस्ट्री के रूप में। तो आप उस लिविंग हिस्ट्री के रूप में डॉक्यूमेंट कराइए, यूट्यूब चैनल बनाइए, और ये बहुत बड़ा योगदान इसलिए होगा क्योंकि भारत की सांस्कृतिक समृद्धि बहुत शानदार थी पहले। अब हमारा संस्कृति खत्म हो गई है, खत्म हो चुकी है महानगरों में। तो क्यों? Because we have tried to copy paste the exact model that is applicable in United States or England. ठीक है, अंग्रेजी हम उनसे सीखें, लेकिन सांस्कृतिक धरोहर जो हमारी थी वैसी वहां नहीं है। लेकिन हमने उनके कारण, कॉपी पेस्ट के कारण पूरी संस्कृति हमारी गंवा दी है। वी आर नॉट हैविंग आवर रिच कल्चरल हेरिटेज। आज हमने अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज गंवा दी है, लेकिन गांवों के अंदर अब अभी भी बची हुई है और लोगों की याददाश्ती में है। उसका फायदा उठाइए आप। आज किसी ओल्ड एज होम में आप जाते हैं, कोई वहां पर बूढ़ी लेडी महिला है, वो आपको बताएगी कि साहब शादी होती तो हम ये गाना गाते थे, अगर किसी के घर पे कोई जन्म होता था बच्चे का तो हम ये गाना गाया करते थे। आप उनसे बोलिए वो गाना गा के भी बताएं, उनको याद भी होगा, वो गाना गा के भी बताएंगे, और ये गाने लुप्त हो जाएंगे। अगले 50 साल बाद ये गाने मिलेंगे ही नहीं।
तो हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना, सोचिए। बूढ़े लोग हैं ओल्ड एज होम में, उनके पास इतनी यादें हैं, वो कहेंगे कि जब वो छोटे थे अपने बचपन में तो उनके दादा उनको कहानियां सुनाया करते थे। आप उनसे पूछिए कौन सी कहानी सुनाते थे, तो वो कोई फला फला कहानी सुनाएंगे। ये कहानियां पीढ़ियों से भारतीय परंपरा में हैं, 2000 सालों से एक कहानियां चल रही है, लेकिन अब ये खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि नई पीढ़ी ने इन कहानियों को बकवास मानते हुए छोड़ दिया है। अब हम वही पढ़ाते हैं जो फला फला किताब के अंदर इंग्लिश में पोएम लिखी हुई है, जिसका मतलब समझ में आए नहीं आए वही हम पढ़ाया करते हैं, ठीक है ना। तो अब नई पीढ़ी को नर्सरी की राइम तो याद है, लेकिन उन्हें वो कहानियां याद नहीं हैं जो ओल्ड एज में जो लोग हैं उन्होंने अपने बाप दादा से सुनी थी। तो उन कहानियों को उनसे सुनिए और रिकॉर्ड करिए और यूट्यूब के ऊपर डालिए। वो थोड़ा सा तोतला के बोलेंगे क्योंकि बूढ़े लोग होंगे, तो हो सकता है आपको कहीं कहीं वापस रीवर्ड करना पड़े, उस बात को रिपीट करना पड़े। लेकिन सोचिए वो कहानियां प्रोटेक्ट करके आप बताएंगे लोगों को कि हमारी पिछली पीढ़ी के लोग अपने बच्चों को ये कहानियां सुनाते थे, और हम क्या सुनाते हैं? रेन रेन गो अवे। और हमारी पिछली हाँ पीढ़ी जी। के दादा दादी उनको बचपन में ये कहानियां सुनाया करते थे जो अब खत्म हो गई हैं। तो इस तरह का कुछ काम करें, बहुत मजा आएगा। ये मेरा सुझाव है, आप जरूर इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ जी क्योंकि सर, अच्छा आपका लगा सुनने। उद्देश्य बहुत अच्छा है। ओल्ड एज होम में इतने लोग हैं, उनके पास इतनी यादें हैं, इतनी उनकी मेमोरीज हैं, उनके उनका इतना कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है। हाँ, कई लोगों ने हो सकता है थोड़ा बहुत फ्रीडम स्ट्रगल भी देखा हो, तो वो भी उसके बारे में बताएंगे। और वो सब चीज़ें उनकी याद के आधार पर आप सुनिए। 1972 की लड़ाई के बारे में किसी को याद होगा, 1962 की लड़ाई या 1947 के भारत पार्टीशन की कहानी किसी को याद होगी। हाँ, मैं सुना करता था जब पार्टीशन हुआ था, उस पार्टीशन के समय मेरे पिताजी सिलहट में रहा करते थे, उनका बिजनेस था सिलहट में, और सिलहट का पार्टीशन हुआ, और उसके बाद पार्टीशन के बाद वो जान बचा करके सिलहट से भारत किस तरह आए, किस तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई, वो सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो कहानियां इतनी दर्दनाक कहानियां थी, जब हम उनके मुंह से सुनते थे वो कहानियां। तो अब मेरे पिताजी नहीं है, नहीं तो मैं वो कहानी रिकॉर्ड करता। अब वो कहानी जैसे हमने उनकी जुबानी सुनी थी, वो एक इतिहास बन गई कि किस तरह से उन्होंने अपना बिजनेस, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ छाड़ करके, अपनी जान बचा करके, लुकते छुपते अपने आप को बदल करके, अपना चेहरा बदल करके, कपड़े बदल करके, अपने बोलने की स्टाइल बदल करके, अपनी जान बचा करके किस तरह भारत में वापस आए पार्टीशन के बाद। तो वो जो चीज़ें हैं वो अनफॉरगेटेबल मेमोरी है, लेकिन वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप ओल्ड एज होम में जो लोगों की यादें हैं, बहुत बड़ा ट्रेजर है। उनसे बात करके थोड़ा सा उनको सहज होने दें, कंफर्टेबल होने दें, उसको रिकॉर्ड बनाएं, यूट्यूब बनाएं, और जो बूढ़े लोग हैं उसको कलेक्ट करके। ये मेरा आपको पर्सनल रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर कभी प्लान बनाएं, छोटा वॉलंटियर प्रोजेक्ट करके देखें, आपको खुद को आनंद आएगा। नेक्स्ट वन इज, हाँ जी सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वन इज थैंक यू सर। संजय खान। सर आपको संजय, कल आपकी आवाज सर, साफ नहीं आई थी, आज आप बोलिए। हाँ हाँ, कन्नू बोलिए आप। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून संजय। आज आपकी आवाज साफ आ रही है, कल नहीं आई थी आवाज। हाँ, मेरा आइडिया है सर रोजगार। हाँ 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 सर हम अब ऐसा ऐप बनाएंगे जो लोगों को रोजगार दें हाँ। थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। Naukri.com है ही। आपका अलग काम क्या होगा Naukri.com से? बड़ी कंपनियां सर डायरेक्टली उनको हायर करेगी, जैसे हाँ हाँ इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कारीगर है, जैसे उनको डायरेक्टली हायर करेगी। मतलब वो अपलोड करेंगे अपनी क्वालिफिकेशंस, तो उनको डायरेक्ट अपॉइंट करेगी। हाँ हाँ, जिससे सर अपनी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी देश की, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। जो ऐसे छोटे छोटे शहरों के जो लोग होते हैं उनके पास काम नहीं है, मतलब तो वो अपना है ना क्वालिफिकेशन अपलोड करेंगे उनसे। बहुत बढ़िया।
उनको डायरेक्टली कंपनी हायर करेगी। हाँ हाँ, अभी एक इसी में एक बीकानेर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है बीकानेर कुछ ऐसा है। वो लोग इसी के लिए कुछ प्लानिंग करने की कोशिश में हैं, और आप उनके साथ एक्सपेरिमेंटल एक वॉलंटियर के रूप में काम करना चाहें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई टू कनेक्ट यू, एंड प्रोबेबली यू कैन आल्सो लर्न, एंड उसको फिर आप रेप्लिकेट कर सकते हो, दूसरे शहरों में भी उसको लागू कर सकते हो। और अगर आपने 4-5 शहरों में इस तरह के काम किए तो प्रोबेबली, क्योंकि आज के टाइम में कोविड-19 में इसकी बहुत डिमांड है, जो आप बात कर रहे हैं, बहुत डिमांड है। क्योंकि आज क्या है, हर शहर के अंदर उस शहर के जो लोग थे दूसरे शहरों में रहते थे वो वापस आ गए, उनके पास बहुत हुनर है, और कोई कारपेंटर है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, उनको बहुत नॉलेज है, बहुत स्किल है, लेकिन अपने शहर में वापस आकर के उनको लग रहा है मैं क्या करूं, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, मैं क्या करूं। वो अब अपने शहर से बाहर जाना नहीं चाहते। हाँ, छोटे छोटे शहरों में अब वो वापस बड़े शहरों में नहीं जाना चाहते, वो दिल्ली नहीं जाना चाहते, बॉम्बे नहीं जाना चाहते, वो अपने ही शहर में कुछ करना चाहते हैं। तो आप ऐप के थ्रू या कुछ इंटरनेट टेक्नोलॉजी के थ्रू उनकी मदद कर सकें, जिससे उनको अपने ही शहर में स्वरोजगार मिल जाए, उनकी स्किल्स का यूज हो सके, उनको थोड़ी सी एडिशनल ट्रेनिंग मिल जाए, और उसके बाद वो कहीं काम कर सकें किसी बड़ी कंपनी के साथ में या जैसे भी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्लान करिएगा, और अगर आप इंटरेस्टेड हो वॉलंटियर के रूप में काम करने के तो मेरे को व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा, उनके साथ में आप ये काम करें। हो सकता है आपको भी कुछ सीखने को मिले, हो सकता है उनको भी आपसे फायदा मिले, और आपने अच्छा काम किया तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप इसको बायोडेटा में भी दिखा सकते हैं, और हो सकता है इसको और शहरों में भी करके इस काम के द्वारा सैकड़ों हजारों लोगों की मदद कर सकते हैं, है ना? थैंक यू वेरी मच। वैभव, वुड यू लाइक टू शेयर? Not able to. Ria, would you like to share something? Yes, sir. I want to share my business idea. So basically, my business idea is like starting, like menstruation is like a taboo in India. There are many practices which are being still now in 21st century being followed. Like girls are not allowed to go into temples, or they are not allowed to enter in the kitchen. And in Nepal, there is one practice in which the women during that period are kept in a small hut, and due to which there were many deaths of the women because of the not because of the proper, there was no proper ventilation in that. Now that is banned in Nepal, but still it is being practiced in small villages near Nepal, Bihar, and like areas. So I want to start in firstly a blog in which I will connect with the rural schools firstly, because in rural area the taboos are really like followed really strictly. Then like I'll connect with some small manufacturers who can produce these sanitary napkins at very low cost. And I've also seen some vending machine online which do not function on like electricity, they function without electricity. So my idea is to install number of like these machines in rural area without electricity, so that it can be like properly managed. And that blog which I'm going to start, like I'm planning to start that on online basis, like on net, in which I'll teach like women's also about the menstruation hygiene, about its sanitations, like which because of unhygienic practices it can affect your health. And even this blog idea, I want to connect with the men also, because men play a very vital role in a family. If he will raise his voice that no, these are only taboos, women should not be like discriminated on the basis of this menstruation period, like they are forced to sleep on floor, they are forced to live outside their house in some
storeroom or a small hut. So if a men will also support them in this during their period. So because of this idea, like some sustainable goals can also be attained, like goal number 3, which is being good health, goal number 6, which is sanitization, and goal number 5, which is gender equality. Like gender equality in many work, in many like corporate sector, there are many examples where women's are not as much as compatible as men, not because of these 7 days. Men thinks like they think that because of those 7 days of the months when women bleed, they think that during that period a women lack capability with work. So this is the main reason that's why menstruation is taboo and menstruation hygiene is neglected, and it also reflect in gender inequality. And goal number 4, because that is quality education in India, because of not because lack of this proper education, and because of menstruation education, lack of menstruation education, 23 million girls in India dropped out from school when they start menstruating. Until date, this is the real problem which India faces. So girls are still told to keep secret even from the family member, and are considered as impure during this period. So my idea is basically to improve the women's position in society, as well as to improve their health also. I have a suggestion because your plan is excellent. You should start with the girls' schools in villages. You may visit a few girls' school and start with a dialogue with the girls there. And later on, you can mobilize and organize these girls and motivate them to start this venture. And the Department of Science and Technology, Government of Rajasthan gives help for starting this activity. The financial help is provided by the Department of Science and Technology. So that can help you in the initial period. And there are many NGOs and funding agencies which may be willing to support this kind of work. If you get success in one village, you can move to another village, third village, fourth village, so on. And those girls which are now able to become leaders, which are able to start a vending machine or something like that, you can take them to other villages so that they can replicate this success in other villages, motivate girls in other girls' schools. And this is how you can achieve tremendous success in your objective. And this will help tremendously. Yes, sir. I have So, started this in my own village also. Like I yes, started educating. which is the village? Which is your village? Where is it? It is in Rajasthan only, near Jodhpur. It is like Ah, 46 kilometer away from Jodhpur. okay, Arab. very good. Yes, Arab. Name of the village is Arab. Araba. Araba. Very good. Yes. So you have done a great work already, and please replicate that success in other villages and prepare YouTube material in which the girls speak out with confidence that they are now more confident. They don't want to leave education. They want to participate and they want to get higher education also. So that will reinforce their confidence and commitment, and that will make other girls and other people also realize that this is really a need of the time, because the people with positive ideas need to use the modern means of social media and communication to spread good ideas, to spread our vision, to spread our dreams, because we want to replicate this in other cities. Because if you do something great, others should also do it in their villages and start it, so that the bigger goals are achieved. Thank you for doing very good work already. Ria, congratulations, you have started a very good work, and we wish you to achieve success. Thank you, sir. With that, I hope nobody else is there to speak. Sir, I am, sir, Raghav Minhas.
Welcome, Raghav. Good afternoon, sir. My project is based on So after Raghav, Sanket will be the last person to speak, right? So Sanket, be prepared. Just after Raghav, you will be there. Yes, Raghav, please. Sir, I am also in queue, sir. Vaibhav. Oh, but Weber, we earlier thought you are not here anyway. Welcome. Sir, I am not You able are to here. hear you, sir, properly. Welcome. Yes, Raghav, start. Yes, sir. My project is based on sustainable energy form, solar energy. Sir, I remember one of your lectures in which you told us that the ones who really profit are the ones who adopt early, sir. So Yes. right now is the time that we adopt with solar energy, and I have set up an idea that there are many products like power banks and even solar geysers, and on larger scales there are even some solar panels that provide so much electricity that they can power electrical fences for the fields of people in other villages. So, sir, and the plus point about that is, sir, right now, if someone wants to buy the solar panels and all, the government provides them with a subsidy of 30%. And it is one of the it is one of a greater cause because, sir, there is the projected, it is projected that in the coming 40 years, most of the non-renewable energy sources will be exhausted. Yes, sir. So basically, I am thinking about marketing it through influencers and social media because, as you said, YouTube is one of the greatest source of media we have available today. And sir, one of my main aim is that in the next 15 years, I think our company will see, our country, in fact, will see a much more sustainable country. So, sir, Yes, Raghav, very good ideas. There is a huge scope in solar energy, in wind yes, sir, energy, and in biofuels. All these are renewable sources. There is a huge scope, and India has good sunlight at least 350 days a year. yes, So sir, this, definitely. because I mean, you don't find such countries where you can get more than 300 days of some good sunlight in a year. So we are fortunate in India, we have very good sunlight available. So definitely solar is a very good source. Government is giving support and we should take full advantage of this opportunity. Yes, I would sir, also like and to add here. yes, Yeah. yes, sir. And sir, the marketing for it is also kind of interesting because, as you can see, the people in villages aren't able to use social media the way we people are given it. We aren't available. They aren't available the kind of services that we are. With solar panels, we can ensure that places in Rajasthan are so full of their energy rich when it comes to sun, sir. So what I think is that if we are able to reach through to these people, we can even provide them with bigger goals like supplying them with internet, and then because electricity is one of the main sources that kind of makes us excel in life, sir, because we need electricity for internet. We need electricity required to study at night because lamps and all run on electricity. And so for marketing to these people who stay in the village, we can kind of arrange some workshops because they can't see you Marketing and is all. not a problem here. People, because the solar is such thing, people are really interested. Marketing Yes, will sir. not be a problem. If you, because the main challenge is there are many components which at present we are importing from China. Like Yes, sir. solar, once you generate solar energy, you have to store it in a battery, and Yes, sir. the components are coming from China. Yes, sir. You being from engineering background, you think about developing new Yes, forms sir. of alternatives which Sir, India can. Yeah. before bringing up this project, I did my research on that part, and I kind of searched through. I found a company that is a startup. It kind of just based like 2 years back. Its name is Solar Edge. It has based most of its production in India because after this Make in India campaign, there are many companies that have started producing from India. Even Xiaomi, which is one of the biggest company in the world, and it is based in China, but the factories are in India. Plus, there are many companies that locally produce goods that we can use and promote make in India
another great cause for our country, sir. Yes. I had earlier discussed that if you pick up a village, interact sir. with the sarpanch, interact with the important decision makers, Yes, the sir. entire village may agree to convert itself to solar energy. And if everyone agrees in that village, you can give that proposal to the government also. Yes, sir. Sir, that's how we're Because planning the to government market. can also support, give higher subsidy in that case. Yes, And sir. what will happen, you will make a big news in the newspapers that Yes. this village has completely become solar electrified due to efforts of Mr. Raghav. Yes, So sir. Raghav Minhas will become a very popular name all over the world. I And hope. people, जैसे आज everybody talks about राजेंद्र सिंह, क्योंकि राजेंद्र सिंह ने एक्सटिंक्ट हो चुकी, खत्म हो चुकी नदियों को रिवाइव करने के लिए काम किया। Yes, sir. वैसे ही लोग आपका नाम लेंगे कि हर गांव के अंदर सोलर एनर्जी को पॉपुलराइज कराने के अंदर राघव मिन्हास का बड़ा योगदान था। There are Yes. many other renewable sources also which you also can also consider, like biodiesel. Biodiesel, now you know government has made it new biofuel policy. इससे अब क्या है कि बायोडीजल कंपल्सरी 5 से 20% के बीच ऐड किया जाता है, राइट? इट इज Yes. ऑलरेडी एडेड नाउ। इवन जो फ्लाइट्स जो होते हैं ना, एयरप्लेन्स, वो भी बायोडीजल यूज कर रहे हैं 5 से 10-15%, 20% तक। Yes, sir. So the major source of biodiesel are products like Ratan Jyot, products like Tumba, products like, अब ये तुम्बा है, ये राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में ऐसे ही ग्रो करता है, इसकी फसल लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही और ऐसे ही, मतलब आप इसको परचेज करने जाएंगे तो आपको बहुत सस्ता 1 रुपए किलो में, 2 रुपए किलो में आपको मिल जाएगा, क्योंकि कोई काम नहीं आता है अभी। इस तुम्बे से आप आराम से बायोडीजल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उस बायोडीजल को आप ऑयल कंपनीज को सेल आउट कर सकते हैं, जिसको ऑयल कंपनीज डीजल में 5 से 15% या 20% की रेशियो में मिक्स करेंगे। तो इससे क्या होगा, डीजल की कॉस्टिंग कम हो जाती है और एनवायरनमेंट को बेनिफिट मिलता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये कि जो तुम्बा है, जिसको अभी किसान कहते हैं कि ये फालतू हो गया, ये हमारे खरपतवार है, यानी जिसकी Yes, ज़रूरत नहीं है, उसकी वैल्यू हो जाएगी। थोड़ी बहुत उसकी वैल्यू हो गई तो आप सोचिए, किसान जिसके कोई फसल नहीं होती अभी, बाई चांस वो तुम्बा भी बेच करके 500-1000 रुपये तो वो भी उसका भी कमा लेगा कि यार ठीक है, और कुछ नहीं हुआ, मेरा पॉकेट मनी, मेरा पॉकेट खर्चा तो निकल गया इस महीने का, ये तुम्बा हुआ, मैंने बेच दिया, है ना। तो मैं तो कोई भी योजना हो, मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर हमारी किसी एक्टिविटी से गरीब किसान की मदद हो, गरीब लोगों की मदद हो, जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी मदद हो, Yes, जो sir. छोटे छोटे स्किल लोग हैं उनकी मदद हो, उनकी स्किल बेस पे, ऐसे नहीं तो बहुत अच्छा है। Yes, sir. Definitely. क्योंकि आप किसी को दान 1 बार दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं, उससे क्या होगा, लेकिन आप उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी कैपेबिलिटीज है, उसको सलाम करो, उसके हुनर को सलाम करो और उसको अपने हुनर के बेस पे कमाने दो, अपनी स्किल्स के बेस पे कमाने दो, तो सबसे बड़ा योगदान होगा। फिर वो व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं होगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। आज किसान के, हर एक किसान के खेत में तुम्बा होता है। Yes, sir. तुम्बा का मार्केट आपने डेवलप कर दिया तो उस किसान को कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी फसल खराब होगी, तुम्बा तो अपने आप हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है, तो थोड़ा बहुत तो तुम्बा ही सेल कर देगा और तुम्बे को वो खरपतवार की तरह बेकार नहीं मानेगा, बोलेगा ये भी अच्छा है। Yes, sir. और हम यही चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने जो दिया है वो खराब नहीं होता। तुम्बा Definitely. हुआ, जिसे आप खरपतवार कहते हैं, उसका यूज करना हमको सीखना है। वो सब चीजें जो भगवान ने हमें दी है प्रकृति में, वो सब अच्छे हैं। थैंक यू Yes. वेरी मच। Thank you, sir. Now we move on to Sanket, who is waiting there. Then we will move on to Vaibhav. हाँ Sanket. Hello, sir. So I didn't actually devise a plan for this. It's just some startup or some business plan that we are currently working on, and it is proceeding very good. So back in 2016, me, my friends, we used to build websites
and sell it. But the problem with the making websites is it was costly back then. It is still costly, but we didn't have easy approach in this. So you have to get PayPal account, get to foreign hosting companies. There weren't many hosting companies in India. So we realized that there's a gap in the market, and because there are only two options. Either you get the free limited hosting website from Google and WordPress, or go to big companies which are like EIG. They sell it at $19 or $20 a month. So a normal person like us wouldn't be able to afford it. So we made a company. Its name is VaporHost, and we started with selling it at like 25, 35 rupees a month. So from $19 to 20 rupees, 50 rupees. That's like cost of a McDonald's burger. So once we created that product back in 2016, we had around 20,000 customers till now. Some of them are active, some of them have left the company as a customer. But by making that, we realized there's another gap in the market, that is skills. So even though some people are able to afford that cheaper pricing, like you said, giving skills is very important. So we can't do any social change in the environment by it's difficult for a 16-year-old or a 18-year-old to do that. So from last year, we started this group with other digital marketers who sell websites or do all the different work in different domains of digital marketing. Our basic goal is to give skills, to bring in experts in their field who make a lot of money, but they are open to share knowledge. And from last year, it has grown tremendously. Our community is 40,000 people right now. So assuming 10,000 of us are already skilled, on a daily basis, we have webinars like on Zoom, and overall we have at least 500 people on live. We share them the skill sets, how to proceed, then the revenue generated from different companies. So it is more than 20 people administer this. So a team of 20, the money we generate goes back into reinvesting this. So all we are doing is generating skill sets and upscaling people. And it mainly started with when a person shared, one of the person in our 20 people group, that there's this Golgappa wala who died, and his son is now doing the same thing, selling Golgappa. And the person died has 3 kids. The 3 kids in which the eldest son is selling the Golgappa, and the younger kids, so they are in 10th right now. Last year they were in 10th. So we realized that we can't really donate money every time, and like you said, so we hired the 2 younger kids because they were good with English. We paid them money, the standard money we give in the industry. So it's for content writing, because they were good with English, not bad. Once they were good with it, they graduated. One has graduated from the school, and now is an intern in one of our network. And now we have realized that a lot of change has begun, because not only we have given skills, people have started companies. So last year only, when we started with the knowledge sharing and webinars, a person started his first first time venture, and now has a team of 29 people. So we couldn't bring in direct changes, but indirectly we have increased our community, which has skill set and now hires people. So right now, when people are losing job, there are edtech companies. So 2 edtech companies. One is Upskill of one of our team member, and other is Earning Lab. So Earning Lab is totally our not-for-profit venture. It's reinvesting for skills, and Upskill is our commerce side of thing. So we sell courses
and hire people from the Earning Labs team. So the people who we teach, we hire them in the our commerce platform, and we capitalize on the market and then reinvest some amount back in the not-for-profit, and then this cycle goes on. So it's increasing. We have a YouTube channel as well. So if someone is interested in something regarding marketing, so it is Earning Labs. You can look up on Facebook group as well. So we are bringing in some kind of change. Very good, amazing. And now, under the new scheme of our Prime Minister, Atmanirbhar Yojana and Swadeshi branding, I will request you that you launch a new YouTube channel on this theme, and you try to enable the small entrepreneurs who at present are not able to, think about even export. Now prepare brands for them, enable them, and multilingual brands. Multilingual brands means, I'll give you an example. Today, I was interacting with an entrepreneur from Bikaner who is exporting spices into various countries. Now, I was suggesting him that why don't you create multilingual presence, like if probably you could communicate with the clients in, maybe in Japan or Korea or in China, in their own languages, you will be able to increase your business presence, right? So he realized this, that because we think that everybody is good in English, so we think that create a website only in English. But that's not the case. I mean, people in Japan would prefer to read a website which is in Japanese. They would like to read a Japanese paper. They would like to communicate with somebody who is able to communicate in Japanese, right? So I suggested him that why don't you communicate with Japanese people in their own language? And actually, my daughter is engaged in these languages: Japanese, Korean, Chinese. She translates and prepares content. So I suggested, why don't you get this material prepared and popularize your website in various other countries. He is into edible products like spices, etc. Now, he is now realizing that if he can have a very good website, he will be able to get a lot of clients from China, Korea, Japan, and various other countries. And now he is realizing that communicating with people in their own languages will enable him to export a lot. And he has also admitted that people in Japan, Korea, China, they are now switching over to vegetarian food. And because of that, the demand of various spices which are more used in vegetarian products is increasing in those countries. And because of that, all those countries are looking at India, because spices means India, because India is a major, exporter of spices. Indian people are experts in the spices trade, in the spices business. And there are so many other sectors. I mean, I have interacted with a few manufacturers of bhujia, rasgulla in Bikaner. Now they are thinking, they don't have any internet presence now. They are now thinking to host a website, popularize their products in other countries, and start exporting. Now they are thinking, they are looking at China as a major market. Earlier, people were looking at China as a major supplier. Today, Indian people are looking at China as a major buyer, because China has a population of 150 crore. And if 20% of them become vegetarian, there will be huge market opportunity for Indians, because when it comes for vegetarian people, the dishes like the vegetarian dishes, vegetarian recipes and recipes, and these bhujia, rasgulla, these sweets, namkeens, all these products will be flooded into Chinese market. Now people are thinking, why not create a small website?
Now people are thinking and exploring these ideas. If at any stage you want to explore these markets, please contact me. I will help you in connecting with these markets because a lot of small entrepreneurs are now willing to switch over. And you can launch a Atmanirbhar campaign and get support from Government of India, because Government of India wants now to spread, the digital entrepreneurship among small entrepreneurs in India. It's the dream of Government of India that every small entrepreneur in India should have its web presence. They should create their brand. They should boldly tell the world that they have this product, right? And that confidence people like you can create. And we have huge potential. And everybody has unique product which nobody can copy. The products made by Chinese companies can be made in India. The cost can be slightly higher. But the products made in India cannot be made elsewhere in the world. That is a beautiful thing. For example, til papdi, which is made in Biawar, can never be produced in China, right? Handmade papad, which is made in Rajasthan, so tasty, can never be made elsewhere in the world. Because you can make something from machines, which cannot give you the taste which is there in a handmade papad, right? So what I wish to say, that India has so much of varieties, so much of amazing resources, and because they are made from hand, so they can charge premium prices for that, because these are handmade products, and they maintain very good hygiene and all these things. And if it is properly marketed, properly communicated, and people like you can create good websites for them, good presence among elite customers across the globe, then you can definitely help Indian small entrepreneurs tremendously. Okay, thank you, Sanket. Last one to come is Vaibhav. Yes, Vaibhav, please. Good afternoon, sir. Yeah. My business idea is on clean and water sanitization. As we know, there are 17 SDG. One of the most important SDG is clean water and sanitization. So here is my business plan. Sir, lack of sanitization is a major risk factor, especially for people in developing countries. Sanitization business is about investing in solution for sanitization problem by offering different sanitization product at cheaper price and good service. So, sir, here are some, my business idea. So, how I grow, sir? First, I will, sir, generate a business of like where I will get the product from the transportation and so many things like recycling, safe disposal, human waste, wastewater, and stormwater, garbage. I will take this all into my pictures for my business idea, and after then I will analyze and collect data, that how market works, where I can put all the things. Then, sir, my third step is implementation stage. Then I will apply all my strategies in the market, like business planning, financing, where to, and the transportation partnership, etc. Sir, but there is two sides of this. There is advantage and disadvantage too, sir. Like the advantages are sanitization is profitable business in this COVID-19 situation. The market is easier to penetrate in developing countries and in rural and urban areas too. Sanitization business contribute to decreasing the global lack of sanitization in this COVID-19 situation, sir. But there is a disadvantage too. This sanitization business might require more and more investment financially. Since the clients are mainly poor, I will hire them as poor people for my business plan. Raise issues like I will set up my plant in rural area, that I will get maximum beneficial benefits from the poor peoples. Thank you, Vaibhav. Very good plan. In fact, sanitation has a huge scope in urban as well as rural, both areas. And
if you can partner with smart city projects, or if you can partner with local municipalities, you can transform many cities, and sanitation will remain a major problem in India for many years to come. And there is a huge scope for entrepreneurs here, because the government system cannot create a quality sanitation system. The government have to go for outsourcing, and people from private sector will come, and they can only create a very good sanitation system that can help our country. So your plan has tremendous scope. I'll also request here, because if you can plan about how do we use more and more of machines in cleaning the sanitation pipes and all those things, that can help. Because this work is very very below very nasty kind of work. So more and more machines should be used here. And how to do that, you being civil engineer can think about it. You can involve others and prepare a plan. And obviously the plan that you are making, this has a huge potential, and it will help mankind a great deal, and the model that you adopt for rural India should be significantly different, and that can help the villages, because villages have different problems. Their water is a limited supply, and uh, the budgets. Government has huge budget for cities for installing the sanitation system and all these things, but government does not have any budget for villages for these purposes, and that makes all the problems. So what should be done? Can we install some biogas plant or something like that? That can be explored. That is how, because we can think about. Thank you. Very good idea. Okay. Anyone else? Last person who wants to speak? So Yes. me, sir. Yeah. Welcome. Sir, my name is Achal, and I am developing a swarm robots, drones, which will help the agriculture sector, like identifying the specific plants which need specific type care, specific micronutrients, by just catching by using artificial intelligence. And by scaling that down, we can do it in a a single pack of drones can do it in a 1 hour. Can scale it. It can also सर जैसे कि अच्छा प्लान है बहुत. आपका जो पर्पस है वो है किसानों की मदद करना. You yes, want to help actually, the farmers. It will lessen the cost of micronutrients and the fertilizing cost. वेरी गुड. बहुत शानदार प्लान है आपका. एक्चुअली कुछ भी हम करें जिससे किसानों को मदद हो, उस प्लान की जितनी तारीफ की जाए कम है. वी हैव टू हैव सच प्लान्स विच कैन हेल्प दी फार्मर्स. बहुत ज़रूरत है. आज भारत के अंदर किसानों की मदद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो वी हैव टू मेक सम प्लान फॉर दैट. ओके. Yes, sir. Thank you. Thank you very much. Sir, I also wanted to present. If you can present in very short, because I am running late. Be very short. Yes. Basically based on quality education. Yeah. My plan included like giving internships to the people who want to teach students, and I'll make this course available in pen drive as well as online courses, and the money we get from that we can use to make basic like provide basic projectors to the children who are not able to get quality education. And just because nowadays there are no curricular activities not taught in most of the schools, so if the course focuses on some extracurricular activities or some high tech qualities like So coding, what you will do? You will offer some course, right? Yes, sir. Courses, and the videos will be used will be sold to those people who can buy it, and I'll also do Yes. marketing, going to Very the schools
and money we get from that we can use to give education to those people who cannot afford it, and also to the places where teachers are not able to teach all the high-tech things that are challenging in the new world. So I'm also from the CS department, so I was thinking of making an app which makes it easy to read the whole content. So very good. See, there is a huge scope for these sectors. People in India need skills, and there is a need of starting such kind of initiatives whereby we can impart skills with reference to the new technology for small entrepreneurs, for micro entrepreneurs, and for those people who want to learn latest IT skills to expand their business. So the ideas that you have are really very useful idea. They will help common people. If any idea can help the common people, small entrepreneurs, the micro entrepreneurs, such ideas should always be welcome. And we should make efforts to empower our small entrepreneurs, because our small entrepreneurs are doing great work, but they are not able to do branding. They are not able to undertake proper advertisements. They are not able to create, they are not able to get markets like multinational companies, just because they do not know how to undertake proper marketing, how to communicate, and how to use latest IT skills. So if your courses can help them in gaining markets or in changing the mindset of the people, because if people's mindset is changed, people start, switching over from MNCs towards small companies, that itself will help our country tremendously. So you make a plan in this direction, and that will help our country and common people. Thank you, Vanshika. Best wishes. thank you. Thank you, everybody. Thank you, everybody. So we'll meet again tomorrow, 2:30 p.m. Bye.